हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे शाश्वत सीजीपीएससी सीजी व्यापम चैनल में। देखिए, हमारी जो क्लासेस चल रही हैं है ना, वो ज़्यादातर आपको इवनिंग में मिलती हैं। तो आज का हमारा जो क्लास है ये आपका रहेगा कंप्यूटर का जो मेमोरी वाले टॉपिक है उस पर। ठीक है। तो पिछला क्लास जो है हम लोगों ने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था। आप पिछले क्लास के कंप्यूटर के वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये कंप्यूटर मेमोरी पर आधारित है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्लाइड में और देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है। देखिएगा, छात्र और शिक्षक भर्ती के लिए है आपका मेमोरी, आपका टॉपिक है। और ये आपका पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन को आप पढ़िए। आपका पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की, है ना, सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी बिट, ऑप्शन सी रिकॉर्ड, ऑप्शन डी आपका है फाइल, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, देखिएगा यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन बी बिट। ठीक है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन बी बिट जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए इससे संबंधित कुछ अन्य चीजों को भी देखते हैं। बिट के बारे में क्या याद रखना है कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है, पहली बात। और साथ में याद रखें कि कंप्यूटर की मेमोरी में स्थित सेल को जिन छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है उन्हें बिट्स कहते हैं, है ना। कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है, ठीक है, कंप्यूटर के मेमोरी में जो सेल होते हैं, है ना, इनको जो छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इनको छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। ठीक है, जो सेल होते हैं, है ना, इन्हीं सेल को जिन छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो बिट्स कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा बिट्स कहते हैं। और बिट्स केवल दो भागों में विभाजित होता है ना। ये बिट्स है, ये बिट्स अलग से दो भागों में विभाजित होता है। ठीक। इसका एक भाग होता है जीरो और दूसरा भाग होता है एक। ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन देखिए, हम लोगों ने क्या देखा कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो याद रखिएगा बिट। अब बिट जो है मेमोरी में होता है, और मेमोरी की जो सेल है ना, उस वो क्या होते हैं? छोटे छोटे भागों में बटे होते हैं, इसी को बिट्स कहते हैं। ठीक है। अब बिट्स जो है दो भागों में अलग से बटा रहता है, एक जीरो और एक। ठीक, ये आपका पहला क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ये है, ASCII का अर्थ क्या है ये हमें बताने हैं। ठीक है। किसका? तो ASCII का ऑप्शन पहला देखिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इमीडिएट इंटरचेंज, ए होगा। या ऑप्शन बी देखिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इमीडिएट इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी देखिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और ऑप्शन डी है आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आपका सही उत्तर कौन सा होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका सही उत्तर कौन सा होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद आंसर बताने की कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है। तो देखिएगा, आपका क्वेश्चन है EBCDIC स्टैंड्स फॉर, इसका कहने का मतलब क्या है कि EBCDIC का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म आपको बताना है। ऑप्शन ए है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डाटा इंटरचेंज कोड। ऑप्शन बी है एक्सपेंडेड बाइनरी इंटरचेंज कोड कोडेड डेसिमल। ऑप्शन सी है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। और ऑप्शन डी है एक्सपेंडेड बाइनरी कोडेड डाटा इंटरचेंज कोड। आपको इसका सही उत्तर बताने हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है ना, ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी जो है आपका क्या होगा? तो याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, अब ये तो है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है। अब इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखिएगा एक करेक्टर के लिए एक 8 बिट कोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एक कैरेक्टर के लिए, ठीक है, एक कैरेक्टर के लिए 8 बिट कोड
ठीक है। 8 बिट कोड का इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है ना। इसी के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। उसके बाद याद रखिएगा इसका प्रयोग जो है 1950-60 के समय में आपको, है ना, इसका प्रयोग आपको कब देखने को मिला है, समय याद रखिएगा 1950-60 के ड्यूरेशन में आपको देखने को मिलता है इसका प्रयोग। ठीक है। और किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा आईबीएम, है ना, आईबीएम मेन फ्रेम तथा आईबीएम मध्यम पारस के कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका प्रयोग किया गया। ठीक है। इसका प्रयोग की आईबीएम के मेन फ्रेम और आईबीएम के जो मध्यम पारस वाले कंप्यूटर थे, ठीक है, मध्यम पारस वाले जो कंप्यूटर थे उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में, ओएस में इसका प्रयोग किया गया। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या देखा कि ईबीसीडी आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज होता है। अब इसके बारे में हम लोग कुछ चीजें देखें जिसमें इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो एक कैरेक्टर के लिए 8 बिट कोड का प्रयोग किया जाता है। कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1950-60 में के दौरान ये पहली बार प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा आईबीएम मेन फ्रेम और आईबीएम में के जो मध्यम पारस वाले जो कंप्यूटर हैं उसके ऑपरेटिंग सिस्टम इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, इतनी चीजें हुई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आप, हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोम का वर्णन करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो पढ़िए। ऑप्शन ए आपका है रीड ओनली मेमोरी, कहने का मतलब क्या है, रोम, रोम का फुल फॉर्म है। उसके बाद है रीड वंस मेमोरी, ऑप्शन डी। ऑप्शन सी रीड ऑन मेमोरी और ऑप्शन डी रीड अदर मेमोरी। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपका आंसर ए रीड ओनली मेमोरी, ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा कि रोम, है ना, का फुल फॉर्म यही होता है या रोम का वर्णन यही करता है। ठीक है। अब देखिए इसके बारे में देखते हैं। कंप्यूटर में याद रखिएगा मेमोरी जो होती है ना, ये दो प्रकार की होती है। कितने टाइप्स की होती है, तो सबसे पहले याद रखना 2 टाइप्स की आपको मेमोरी देखने को मिलता है। ठीक है। इसमें एक होता है आपका प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है आपका, ये होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। एक आपका होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी, अब ये जो प्राइमरी मेमोरी है ये भी अब 2 प्रकार का आपको देखने को मिलता है ना। प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार का देखने को मिलता है, 2 प्रकार का देखने को मिलता है। ठीक है। एक कौन सा होता है, रैम, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और दूसरा जो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, रोम। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी के बारे में। ठीक है। तो याद रखिएगा इनमें फिक्स प्रोग्राम होता है। ठीक है। क्या इनमें क्या होता है, फिक्स्ड प्रोग्राम होता है, मतलब इसका प्रोग्राम जो कार्य है वो फिक्स होता है। ये केवल उसी काम को करेगा जिस काम के लिए इसको क्या किया गया है, प्रोग्रामित किया गया है। ठीक है। ये उसी काम को करेगा जिस काम के लिए इसको क्या किया गया है, प्रोग्राम किया गया है। ये कोई दूसरा काम को नहीं करेगा, मतलब इसीलिए इसको फिक्स प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है। तो कंप्यूटर जिस समय डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है, उसी समय इसको क्या कर दिया जाता है, दोनों को प्रोग्राम कर दिया जाता है। ठीक है। और चलिए इतनी ही चीजें इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में और कुछ जो इम्पोर्टेंट एक्सटेंडेड चीज है उसको आगे वाले प्रश्नों में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है, इसका मतलब क्या है, अस्थायी कहने का मतलब क्या है, देखा, वोलाटाइल मेमोरी, है ना। अस्थायी कहने का मतलब क्या है, तो याद रखिएगा वोलाटाइल मेमोरी। क्या है, तो वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी रैम और ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क। ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये है रैम, है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है क्या है, तो अस्थायी स्मृति वाली मेमोरी होती है, वोलाटाइल मेमोरी होता है। ठीक। अब चलिए मेमोरी की मैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें, है ना, वो बताता हूँ। तो मेमोरी को याद रखिएगा। ठीक है। इसके पहले मैंने बताया आपको कि 2 प्रकार का होता है। ठीक है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है आपका मुख्य मेमोरी, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक मेमोरी। और यही जो है
इंग्लिश में प्राइमरी मेमोरी कहलाता है। दूसरा आपका होता है द्वितीयक मेमोरी, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहायक मेमोरी, और इंग्लिश में इसी को कहा जाता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब मुख्य मेमोरी है ना या प्राथमिक मेमोरी, पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था ये दो प्रकार का होता है, ठीक। अब इसमें भी होता है मुख्य मेमोरी में एक स्थायी मेमोरी होता है और दूसरा होता है अस्थायी मेमोरी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अस्थायी मेमोरी, ठीक है। अब स्थायी मेमोरी में क्या होता है तो देखिएगा, स्थायी मेमोरी में होता है आपका, सबसे पहले याद रखिएगा रोम, ठीक। उसके बाद आपको देखने को मिलता है पी रोम, इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से हम लोग, ठीक है। उसके बाद और देखने को मिलता है ई पी रोम, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको देखने को मिलता है इसमें ई ई प्रोम, ठीक है। ये जो है स्थायी मेमोरी के उदाहरण है, ठीक है, अच्छे से आपको याद रखें। अस्थायी मेमोरी में सिर्फ एक ही नाम याद रखना है आपको, रैम, है ना, जिसके बारे में किया गया है इस प्रश्न में, पूछा गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब उसी प्रकार जो है द्वितीयक और सहायक मेमोरी है, तो इसमें आप याद रखिएगा सबसे पहले तो हार्ड डिस्क, ठीक है, क्या याद रखना है, सबसे पहले हार्ड डिस्क याद रखना है। दूसरे इसमें याद रखिएगा मैग्नेटिक टैप, ठीक है, दूसरा इसमें क्या याद रखिएगा, मैग्नेटिक टैप। उसके बाद तीसरा तीसरा उदाहरण आपको इसमें याद रखना है सीडी रोम, ठीक है। चौथा उदाहरण इसमें आपको याद रखना है फ्लॉपी डिस्क। इसका पांचवा उदाहरण आपको याद रखना है, ये है आपका पेन ड्राइव, ठीक है। पेन ड्राइव ये सब क्या है, द्वितीयक और सहायक मेमोरी है ना। इसके बाद अगला इसमें उदाहरण में आपको क्या याद रखते हैं, फ्लैश मेमोरी, ठीक है। अगला क्या याद रखना है तो याद रखिएगा फ्लैश मेमोरी, और इसके आगे आपको और याद रखना है डीवीडी, ये सारी क्या है तो द्वितीयक सहायक मेमोरी है, ठीक है। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें इतने चढ़ी फैक्चुअल चीज निकल गई, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये है आपका अगला प्रश्न, और इस प्रश्न को आप पढ़िए। देखिएगा आपके प्रश्न में क्या कहा गया है कि सेकेंडरी मेमोरी अन्य किस नाम से जाना जाता है ना। जो सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, जो सहायक मेमोरी है, वह अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका एक्सटर्नल, क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी। ऑप्शन बी है आपका कैश मेमोरी, है ना। ऑप्शन सी है आपका क्या, इंटरनल मेमोरी, और ऑप्शन डी है आपका प्राइमरी मेमोरी। तो जो सेकेंडरी मेमोरी होता है ना, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको डिस्कस किया है, सेकेंडरी मेमोरी या सहायक मेमोरी, ठीक है, या द्वितीयक मेमोरी, ये क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, आपका उत्तर पहले देख लेते हैं कि कौन सा होगा। सेकेंडरी मेमोरी अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो देखिएगा ये कहलाता है आपका एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो सेकेंडरी मेमोरी किस नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये ना क्या है तो याद रखिएगा पोर्टेबल, सेकेंडरी मेमोरी जो है पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में और क्या याद रखना है कि पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। और कुछ अन्य जो आप उदाहरण लेना चाहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी के, तो इसके पहले मैंने ठीक क्वेश्चन में पहले आपको बताया है हार्ड डिस्क, है ना, और क्या बताया था आपको, पेन ड्राइव, साथ में आपको बताया था एसडी कार्ड। ये सारे क्या है तो ये सब पोर्टेबल स्टोरेज या सेकेंडरी या सहायक या आप कह सके हैं द्वितीयक मेमोरी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा आपका जो ये प्रश्न है, अब इस प्रश्न को पढ़िए पहले आप। देखिए आपके प्रश्न में क्या बोला गया है कि बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपने डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं। सामान्यतः होता क्या है, देखिए कंप्यूटर की जब बिजली, आप कंप्यूटर को क्या करते हैं, आप उसमें वर्क करते रहते हैं और बिजली चली जाती है तो डाटा क्या है, मिटे जाता है। लेकिन ठीक है, वह कौन सी ऐसी मेमोरी है जो बिजली अचानक बंद हो जाए और आप कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, उसके बाद भी डाटा को क्या करके रखता है, सेव करके रखता है, स्टोर करके रखता है, डाटा इसमें मिटता नहीं। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका वोलाटाइल स्टोरेज, ऑप्शन बी है आपका नॉन वोलाटाइल स्टोरेज, ऑप्शन सी है आपका सीक्वेंशियल स्टोरेज, और ऑप्शन डी है आपका डायरेक्ट स्टोरेज, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं।
तो याद रखिएगा ऑप्शन बी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला जो प्रश्न है ये है ईप्रोम का पूर्ण रूप क्या होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, ईप्रोम का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिकली ये प्रश्न आपसे क्या किया गया है तो पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन सी है इंटरप्राइज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन डी है आपका एक्सटेंडेड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ऑप्शन ई है आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको याद रखने का, ये जो है प्रोम की तरह स्थायी मेमोरी है। ठीक है, जो ई प्रोम है ना, ठीक, ये प्रोम की तरह क्या है तो याद रखिएगा स्थायी मेमोरी है। और प्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है तो याद रखिएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें कुछ चीजें और याद रखिएगा, ये जो है ना बर्निंग की प्रक्रिया पराबैंगनी किरणों की सहायता से दोहराई जा सकती है। ठीक है, देखिएगा पराबैंगनी ईप्रोम भी कहते हैं। कहने का मतलब याद रखिएगा इसकी जो चीजें हैं प्रोग्राम जो है ना, ये पराबैंगनी किरणों की सहायता से क्या किया जाता है ना, उसमें क्या किया जाता है, अपलोड किया जाता है। ठीक, प्रोग्राम को उसमें क्या किया जाता है, सिंटेक्स किया जाता है, उसके साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो किसकी सहायता से, तो पराबैंगनी किरणों की सहायता से किया जाता है। इसीलिए इसको, ठीक है, किसको, तो ई प्रोम को पराबैंगनी ई प्रोम भी कहते हैं। ठीक है, ई प्रोम को क्या कहते हैं तो पराबैंगनी ई प्रोम भी कहा जाता है। ठीक, देखिएगा इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो ई प्रोम का पूर्ण रूप क्या है, ऑप्शन ए है, ये प्रोम की तरह स्थायी मेमोरी है, ये चीज याद रखना है आपको। दूसरा चीज क्या याद रखना है कि इसको पैराबैंगनी ई प्रोम कहते हैं, क्योंकि क्या होता है इरेजेबल मतलब मिटाया जा सकने वाला। और कैसे मिटाया जाता है तो पैराबैंगनी किरणों की सहायता से, है ना। पैराबैंगनी किरणें इसमें क्या करती है, एड ऑन करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा आपका जो प्रश्न है क्या कहता है, सबसे पहले पढ़ते हैं। तो आपको प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या संग्रहण युक्तियां स्टोरेज डिवाइस, है ना। संग्रहण युक्तियों को क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। कहीं पेपर अगर शुद्ध हिंदी में आ जाए तो इस तरीके के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो सही क्रम में संग्रहण आकार उनके स्टोरेज साइज के अनुसार बढ़ते क्रम में बताना है हमें। ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क ड्राइव रैम कैश मेमोरी रजिस्टर। ऑप्शन बी है कैश रजिस्टर हार्ड डिस्क ड्राइव रैम। ऑप्शन सी है रजिस्टर कैश रैम हार्ड डिस्क ड्राइव। और ऑप्शन डी आपका रजिस्टर कैश हार्ड डिस्क ड्राइव और रैम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर स्टोरेज डिवाइस के हिसाब से इसकी क्षमता के बारे में हम लोग बढ़ते क्रम में ध्यान दें, है ना, तो सबसे पहले तो ये आता है आपका रजिस्टार। ठीक है, सबसे पहले तो आपका आता है रजिस्टार्स, और कहीं कहीं इसी को क्या लिख दिया जाता है, सीपीयू। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कैश मेमोरी। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आता है तो कैश मेमोरी आता है। उसके बाद देखिएगा अगला आता है आपका मेन मेमोरी, है ना। इसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, मेन मेमोरी। और इसके बाद लास्ट में आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिएगा स्टोरेज क्षमता को बता रहा हूँ, इसकी जो स्टोरेज क्षमता है ये कम होती जाती है। ठीक है, इस हिसाब से ये जो है इसका क्या है तो बढ़ते क्रम में है। सबसे कम किस में है तो रजिस्टर और सीपीयू में। उससे ज्यादा किस में है तो कैश में। उससे ठीक ज्यादा किससे, मेन मेमोरी में। उससे ज्यादा किस में, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ठीक है, जितनी भी क्वेश्चन है सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के साथ जितनी एड ऑन होने वाली जो फैक्चुअल चीजें हैं, आप उन सब बातों को अच्छे से याद रखेंगे। आप अच्छे से पढ़ते रहिए। आज का क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि जो आपका आज का टॉपिक है
है ना मेमोरी। और अभी तो मेमोरी की कम से कम एक और वीडियो आपके लिए पार्ट 2 मैं लाऊंगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज का क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ।